वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर हम बात करें मानव में यानी ह्यूमंस के अंदर जनन प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो मानव में जनन प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का अध्ययन हम 4 मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। ये 4 मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1 निषेचन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नंबर 2 आरोपण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तीसरा है वृद्धि यानी ग्रोथ, और चौथा है जन्म यानी बर्थ। हम एक एक करके प्रत्येक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि निषेचन के अंदर यानी फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मुख्य भूमिकाएं होती हैं वो होती हैं जनन कोशिकाओं की, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका। तो नर जनन कोशिका को हम बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु या स्पर्म, और मादा जनन कोशिका जो होती है उसको हम बोलते हैं एग, या ओवा भी बोल देते हैं, ओवा, या इसको डिम भी बोल देते हैं हिंदी में, डिम। ठीक। अब यहां हमको बता दें कि ये जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो होता है, ये आकार में छोटा होता है, काफी छोटा होता है आकार के अंदर। और इसके अंदर, शुक्राणु के अंदर क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। हमने डीएनए और जीन के बारे में पढ़ा होगा। तो शुक्राणु के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ हैं जो कि लक्षणों को, विभिन्न लक्षणों को अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों के अंदर लेकर के जाते हैं।
बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। ठीक। अब ये जो शुक्राणु होते हैं इनकी एक लंबी पूंछ भी होती है, जैसा कि चित्र में नजर आ रहा है। देखिए ये चित्र को आप देखिए, यहाँ पर एक लंबी पूंछ ये नजर आ रही है आपको। ये लंबी पूंछ जो होती है ये शुक्राणुओं को मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जनन कोशिका यानी एग या ओवा या डिंब, इसकी तरफ तैरने में सहायता करती है। ठीक। दूसरी बात, ये जो एग या ओवा होता है इसका जो आकार होता है, मादा जनन कोशिका जो है, एग या ओवा जिसको हम बोलते हैं या डिंब जिसको हम बोलते हैं, उसका जो आकार होता है वो शुक्राणु की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। अब बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर भोजन संग्रहित होता है, भोजन संग्रहित होता है, फूड संग्रहित होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक। तो ये तो बात हुई शुक्राणु की, स्पर्म की और डिंब की यानी एग या ओवा की। अब हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया आखिर होती किस तरह से। देखिए निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मानव के अंदर किस तरह से होती है। देखिए मैथुन के समय यानी सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय, मैथुन उसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरक्रॉस, सेक्सुअल इंटरक्रॉस। सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय नर के जो शुक्राणु होते हैं, मेल के जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो मादा की योनि के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। ये फीमेल वेजाइना है, इसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर ये जो शुक्राणु हैं, स्पर्म जो हैं, ये पहुंच जाते हैं। ठीक। और पहुंचने के बाद में क्या करते हैं, ये आगे बढ़ते हैं गर्भाशय की ओर, यूट्रस की ओर आगे बढ़ते हैं, और यूट्रस से होते हुए ये डिंब वाहिनी की ओर यानी फैलोपियन ट्यूब की ओर यानी ओविडक्ट की ओर, ये डिंब वाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसकी ओर ये आने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान लाखों की संख्या में ये स्पर्म होते हैं, लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन अधिकांश शुक्राणु इस दौरान मर जाते हैं। ठीक, समझ में आई बात कि मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरक्रॉस के दौरान के द्वारा नर के जो शुक्राणु हैं, मेल के जो स्पर्म्स हैं, वो मादा की, फीमेल की वेजाइना में यानी योनि में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में वो लाखों की संख्या में होते हैं और वो डिंब वाहिनी की ओर बढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं, ओविडक्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब ये ओविडक्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो गर्भाशय में, यूट्रस के अंदर इनकी अधिकांश की मृत्यु हो जाती है, अधिकांश ये मर जाते हैं। इनमें से कोई इक्का दुक्का, इनमें से कोई सा भी एक शुक्राणु बच करके और ओविडक्ट में पहुंच जाता है। मान लीजिए ये ओविडक्ट में ये कोई शुक्राणु था, ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, ओविडक्ट में क्या होता है, ओविडक्ट या डिंब वाहिनी जो थी, जो फैलोपियन ट्यूब थी, उसके अंदर क्या होता है, हमने देखा था कि हर महीने एक अंडा जो है, अपरिपक्व अंड जो है, परिपक्व होकर के और फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। तो अब जो फैलोपियन ट्यूब है, जो डिंब वाहिनी है, जो ओविडक्ट है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है एक डिंब, एक मादा अंड कोशिका,
फीमेल सेक्स सेल, मादा अंडकोशिका पाई जाती है, डिंब पाया जाता है, या इसको एग भी बोलते हैं। मादा अंडकोशिका या डिंब या एग, ये पाया जाता है। तो ये जो शुक्राणु था, ये मादा जो अंडकोशिका थी, इससे मिल करके और एक सिंगल कोशिका बनाता है, एक एकल कोशिका बनाता है, एकल कोशिका बनाता है। ठीक है, नर का शुक्राणु मादा के डिंब से मिलकर के और एकल कोशिका बनाता है, एकल कोशिका, सिंगल सेल बनाता है। और ये जो एकल कोशिका है या सिंगल सेल बनती है नर के शुक्राणु और मादा के डिंब के मिलने से, नर के शुक्राणु स्पर्म और मादा के एग के मिलने से इस एकल कोशिका को, इस सिंगल सेल को हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनक, युग्मनज, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जायगोट, ZYGOTE, जायगोट। ठीक है, तो नर व मादा दोनों की जनन कोशिकाओं के मिलने से, नर की जनन कोशिका कौन सी? स्पर्म, शुक्राणु, और मादा की जनन कोशिका कौन सी? अंड, एग या ओवा। ठीक है, इनके मिलने से, नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलने से और उनसे एकल कोशिका यानी युग्मनज बनना, यानी जाइकोट बनने की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, बात आई समझ में? निषेचन या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखिए, मैथुन या सेक्सुअल इंटरक्रॉस के द्वारा नर के जो शुक्राणु होते हैं, नर के जो स्पर्म्स होते हैं, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, वो फीमेल की, मादा की योनि में यानी वेजाइना के अंदर आते हैं, और वहां से ये यूट्रस से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए और फैलोपियन ट्यूब की ओर जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम डिंब वाहिनी भी बोलते हैं या ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये शुक्राणु इसकी ओर आते हैं। इस दौरान लाखों में से अधिकांश शुक्राणु मर जाते हैं। कोई इक्का दुक्का जो शुक्राणु होता है, कोई एक शुक्राणु इससे बच करके निकलता है और वो आकर के फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? मादा सेक्स सेल होती है, पहले से मादा जनन कोशिका होती है, जिसको कि हम एग या ओवा बोलते हैं, और ये शुक्राणु एग या ओवा से मिलकर के एक सिंगल सेल बनाता है, एक एकल कोशिका बनाता है, जिसको हम युग्मनज या जाइकोट बोलते हैं। ठीक है, तो नर व मादा जनन कोशिकाओं के मिलने से, नर व मादा जनन कोशिकाओं के मिलने यानी शुक्राणु और एग के मिलने और उससे युग्मनज यानी जाइकोट बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। आ गई पूरी बात समझ में? निषेचन या फर्टिलाइजेशन पर चर्चा करने के बाद में अब हम बात करेंगे दूसरे बिंदु पर, जिसका नाम है आरोपण या इम्प्लांटेशन। देखिए, निषेचन के अंदर हमने यहां तक तो समझ लिया कि मैथुन के द्वारा, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के द्वारा नर के शुक्राणु मादा की योनि में आते हैं, मादा की वेजाइना में आते हैं, और यूट्रस यानी गर्भाशय से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, डिंब वाहिनी में आ जाते हैं, और वहां पर आकर के जो फीमेल होती है, मादा का जो अंड होता है, एग होता है, एग या ओवा होता है, उससे टकरा करके और जाइगोट बना लेती है, जाइगोट बना लेती है, ये जाइगोट बनती है। ठीक,
इसको तो हमने कहा था फर्टिलाइजेशन। अब आगे की कहानी क्या है, जाइगोट बनने के बाद में क्या होता है। जाइगोट का मतलब है एकल कोशिका, नर का शुक्राणु और मादा का एग दोनों मिले और दोनों ने मिलकर के एक एकल कोशिका बनाई, सिंगल कोशिका बनाई, जिसका हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। ठीक है। अब जाइगोट या युग्मनज के बाद में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है, युग्मनज जो है, ये इसमें कोशिका का विभाजन होता है, बहुत तेजी से विभाजन होते हैं और एक कोशिका से पहले 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से फिर 4 कोशिकाएं हो जाती हैं, 4 से फिर 8 कोशिकाएं हो जाती हैं। लगभग 1 दिन के भीतर ही, लगभग 30 घंटों के भीतर ही, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लगभग 30 घंटों के भीतर ही क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, जो एकल कोशिका बनती है, ये विभाजित होकर के कोशिका विभाजन के माध्यम से 8 कोशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, ये 8 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कोशिका विभाजन और भी तेजी से होता है और 3 दिन बाद में और ज्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं, फिर 4 दिन बाद में और भी ज्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं। इसी तरह से करते हुए जब 6 दिन हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और ये जो जाइगोट था कोशिका विभाजन करता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे की ओर बढ़ता है, यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ। और जब 6 दिन हो जाते हैं और ये जो जाइगोट था ये काफी बड़ा हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो जाता है, तो यहां पर आकर के 6ठे दिन ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, यूट्रस की जो दीवार होती है, उससे चिपक जाता है, उससे चिपक जाता है। ठीक है, तो जाइगोट का गर्भाशय की कोशिका विभाजन करते हुए गर्भाशय की दीवार से चिपकने की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये जो 6 दिन बाद में जो चिपकता है जाइगोट, इसको हम कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, भ्रूण, भ्रूण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण या एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो भ्रूण या एम्ब्रियो जो है, जो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, तो चिपकने की ये जो घटना है, इसको ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या आरोपण या गर्भ ठहर जाना। गर्भ ठहर जाना, सामान्य भाषा में बच्चा ठहर जाना या गर्भ ठहर जाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे बिंदु, वृद्धि की यानी ग्रोथ की। देखिए, अब तक हमने बात की कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर नर का शुक्राणु व मादा का एग, दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिली और मिलकर के एक सिंगल सेल बनाई, एक एकल कोशिका बनाई, जिसको युग्मनज बोला या जिसको हमने बोला जाइगोट। जाइगोट, ये जो जाइगोट था ये कोशिका विभाजन करते हुए इसके आकार में वृद्धि होती है लगातार, और वृद्धि होती है और ये गर्भाशय की ओर, यूट्रस की ओर आगे सरकता जाता है। जो जो ये आगे बढ़ता है इसके आकार में वृद्धि होती रहती है और तकरीबन 6 दिन के बाद में ये जो जाइगोट है भ्रूण के रूप में डेवलप हो जाता है और गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है। ठीक है, अब गर्भाशय की दीवार पर चिपकने की जो घटना है इसको हमने बोला इम्प्लांटेशन या आरोपण या गर्भ ठहर जाना या बच्चा ठहर जाना। ठीक, अब जब गर्भ ठहर गया, भ्रूण ठहर गया, गर्भाशय की दीवार से चिपक गया, तो अब अगला सवाल आता है इस भ्रूण की ग्रोथ का, इसकी वृद्धि का। ये ग्रोथ कैसे करेगा,
इसका पोषण कैसे होगा। तो भ्रूण के पोषण के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना डेवलप होती है माँ के शरीर के अंदर, माँ के गर्भाशय के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। 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 ये जो प्लेसेंटा संरचना होती है, इसके माध्यम से ही ये भ्रूण जो होता है इसका पोषण होता है। माँ के शरीर में रुधिर के माध्यम से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो इस प्लेसेंटा के माध्यम से इस भ्रूण को प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब ये प्लेसेंटा क्या है? एक तश्तरीनुमा, एक डिस्क जैसा संरचना है, डिस्क जैसी संरचना होती है प्लेसेंटा। ठीक है। जो कि गर्भाशय की दीवार में धंसी हुई रहती है, यानी यूट्रस की जो दीवारें हैं उसके अंदर धंसी हुई रहती है। ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा होती है इसके अंदर भ्रूण की ओर कुछ ऊतक होते हैं, उसमें प्रवर्धक होते हैं, कुछ तंतु से होते हैं। और ये जो तंतु होते हैं ये क्या करते हैं? भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ जो है वो पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। अब भ्रूण कुछ खाएगा तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकालेगा भी। तो भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जा रहे हैं उनका निपटारा भी प्लेसेंटा के माध्यम से मां के ब्लड में होता है बस हम। तो प्लेसेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है जो कि भ्रूण के वृद्धि में सहायक होती है। साथ ही साथ भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थ पैदा करता है उन अपशिष्ट पदार्थों का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का निपटारा भी प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। ठीक है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसमें इस तरह से होता है कि भाई जैसे जैसे कोश का विभाजन, पोषण लेता रहेगा भ्रूण और इसका आकार बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जब आकार करीबन 12 सप्ताह हो जाते हैं, 12 वीक यानी करीबन 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने जब हो जाते हैं, 12 सप्ताह 12 वीक या 3 महीने 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद क्या होता है? ये जो भ्रूण है इसका आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के बाद में उसमें छोटे छोटे हाथ, पैर और इस तरह के जो अंग हैं वो डेवलप होने लगते हैं। और इस स्थिति में हम जो ये भ्रूण है इसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। FETUS, फीटस। फीटस। भ्रूण से फीटस बन जाता है करीबन 12 वीक के बाद, यानी 3 महीने के आसपास। ठीक है। और उसके बाद में ये फीटस धीरे 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 वृद्धि करता 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 करीब 9 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर एक पूर्ण विकसित बच्चे का रूप ले लेता है, पूर्ण विकसित चाइल्ड का रूप ले लेता है। ठीक है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले ये एम्ब्रियो था, भ्रूण था, और भ्रूण बाद में ये फीटस बन गया इस तरह से। और ये फीटस जो था ये बढ़ते बढ़ते पहले इतना बड़ा हुआ, फिर 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 इतना हुआ, और अंततः एक पूर्ण विकसित बच्चे के रूप में इसने अपना विकास पूरा कर लिया। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है। ग्रोथ इस तरह से होती है। ग्रोथ के दौरान जो पोषण प्राप्त होता है वो बच्चे को प्लेसेंटा के जरिए प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जन्म की, यानी बर्थ। 9 महीने के बाद, यानी जस्टेशन पीरियड, 9 महीने के इस पीरियड को बोलते हैं जस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। तो गर्भकाल के पूर्ण होने के बाद में, जस्टेशन पीरियड के पूर्ण होने के बाद में, यानी 9 महीने के बाद में जब बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, उसके बाद में बारी आती है जन्म की। ठीक है।
9 महीने तक बच्चा माँ के शरीर में ही रहता है, फीमेल के शरीर में ही रहता है। 9 महीने के बाद में जब उसका जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं ये इसके ऊपर दबाव डालती हैं। किस पर दबाव डालती हैं? ये जो बच्चा होता है इसके ऊपर प्रेशर डालती हैं। इनका लयबद्ध संकुचन होता है। लयबद्ध यानी फ्रिक्वेंटली वाइब्रेशन टाइप होता है और जो कि एक दबाव क्रिएट करता है बच्चे के ऊपर और इस बच्चे को नीचे की ओर धकेलता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि बच्चा इस तरह से नीचे, ये यूट्रस की जो दीवारें हैं, गर्भाशय की दीवारें हैं, इसको धकेल रही, ठीक है, और धकेलती हैं और पेशियां के दबाव के कारण ही, गर्भाशय की जो पेशियां हैं, यूट्रस की जो दीवारें हैं, उनके दबाव के कारण ही ये जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो गर्भाशय से होता हुआ, योनि से होता हुआ यानी वजाइना से होता हुआ और माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है, और एक नए बच्चे का जन्म हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। इस तरह से प्रेशर पड़ता है और ये वजाइना से होता हुआ, योनि से होता हुआ माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान जो माँ होती है, जो फीमेल होती है, उसको जबरदस्त दर्द होता है और इस दर्द को बोला जाता है लेबर पेन। क्या बोला जाता है? लेबर पेन, ठीक। तो पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरह से जनन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मानव में जनन प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इस पर चर्चा करने के बाद में अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे मादा में डिंब उत्सर्जन पर, यानी ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। डिंब उत्सर्जन को बोलते हैं अंग्रेजी में ओव्यूलेशन। अब ये डिंब उत्सर्जन या ओव्यूलेशन जो कि फीमेल्स में होता है, पाया जाता है, ये आखिर होता क्या है? देखिए, हमने आपको बताया था कि मादा में, फीमेल्स के अंदर जन्म से ही, मादा के जन्म से ही फीमेल्स के अंदर जो अंडाशय होते हैं, जो ओवरीज होती हैं, उनके अंदर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपरिपक्व अंड होते हैं। अपरिपक्व अंड पाए जाते हैं, फॉलिकल्स, इनको बोलते हैं फॉलिकल्स। अपरिपक्व अंड, ठीक है, या फॉलिकल्स, फॉलिकल्स। मादा में, फीमेल्स में जन्म से ही उनका जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होती है, उसके अंदर हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंड पाए जाते हैं। दोनों ओवरीज में पाए जाते हैं, दोनों अंडाशय में पाए जाते हैं अपरिपक्व अंड या फॉलिकल्स, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी यानी यौवनावस्था के बाद, यौवनावस्था यानी करीबन 10 से 12 वर्ष की उम्र में यौवनावस्था मानी जाती है फीमेल्स के अंदर, प्यूबर्टी मानी जाती है, प्यूबर्टी एज, ठीक है। यौवनावस्था के बाद क्या होता है, ये जो अपरिपक्व अंड होते हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। ये सारे एक साथ परिपक्व नहीं होते। हर 28 दिन के अंदर, हर 28 दिन के अंदर, प्रत्येक 28 दिन के अंदर एक फॉलिकल, एक अपरिपक्व अंड परिपक्व होकर के डिंब के रूप में तब्दील हो जाता है। एक अपरिपक्व अंड परिपक्व होकर के
डिंब बनाता है, या डिंब को इंग्लिश में हम कहते हैं एग या ओवा, एग या ओवा। ठीक है। प्रत्येक 28 दिन के अंदर क्या होता है, प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर अंडाशय में मौजूद एक फॉलिकल, एक अपरिपक्व अंड परिपक्व होकर के एक डिंब बनाता है, एग या ओवा बनाता है, और उस एग या ओवा को कहां भेजता है, डिंब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवी डक्ट में। ठीक है। डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक ही चीज है। ठीक है। इसमें भेजता है। तो अपरिपक्व अंड से परिपक्व डिंब का बनना, अपरिपक्व अंड का परिपक्व होकर के डिंब बनना, एग या ओवा बनना, ये जो घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन या डिंब उत्सर्जन। ठीक है। बना और बन करके फैलोपियन ट्यूब में चला गया, उत्सर्जित हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डिंब उत्सर्जन। ठीक है। अब डिंब उत्सर्जन की जो घटना होती है वो मासिक धर्म जो महिलाओं में होता है, मासिक धर्म, या इसको ऋतुस्राव भी बोलते हैं, ऋतुस्राव, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मासिक धर्म जो होता है, जो ऋतुस्राव होता है, इसके 13वें से 15वें दिन के बीच में होता है, 15वें दिन के बीच होता है। ठीक है। मासिक धर्म या ऋतुस्राव के बारे में विस्तार से चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे हम। ठीक है। यहां पर सिर्फ इतना ही समझना है कि डिंबोत्सर्जन क्या है, डिंब का उत्सर्जन क्या चीज है, ओव्यूलेशन क्या चीज है, जो कि महिलाओं में होता है। इसका अर्थ हमने बताया कि डिंब उत्सर्जन का मतलब है कि मादा के शरीर में, महिलाओं के शरीर के अंदर जो अंडाशय पाया जाता है, जो ओवरीज पाई जाती हैं, उन ओवरीज में, उन अंडाशयों में जन्म से ही हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंड होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये अपरिपक्व अंड यौवनावस्था के बाद में प्रत्येक 28 दिन के अंदर एक अंड, एक फॉलिकल परिपक्व होकर के और एक डिंब बनाता है, डिंब बनाता है, और उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर उत्सर्जित कर देता है या उसके अंदर भेज देता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिंब उत्सर्जन या ओव्यूलेशन। ठीक है। अब हम बात करेंगे मादा में, फीमेल्स में मासिक चक्र पर, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है फीमेल्स की, इसको हम पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, पीरियड, पीरियड। ठीक है। इसको हम हिंदी में ऋतुस्राव भी बोलते हैं, ऋतुस्राव। इसके अलावा इसको हम रजोधर्म भी बोलते हैं, रजो धर्म, रजोधर्म। अब सवाल उठता है कि फीमेल्स में ये जो मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड्स हैं, ऋतुस्राव है या रजोधर्म है, ये आखिर होता क्या है। देखिए, फीमेल्स के अंदर जो ये मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसको हम पीरियड, ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं, ये यौवनावस्था के बाद में प्रारंभ एक चक्र होता है, 28 दिन का एक चक्र होता है। यौवनावस्था यानी प्यूबर्टी के बाद, यौवनावस्था के बाद, प्यूबर्टी के बाद
प्रारंभ 28 दिन का 28 दिन का एक चक्र है। 28 दिन का एक चक्र, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड या ऋतुस्राव या रजोधर्म, ये क्या है? यौनावस्था के बाद प्रारंभ होने वाला 28 दिन का एक चक्र है। अब इस चक्र में होता क्या है? क्योंकि ये चक्र 28 दिन का है, इसलिए इसको हम एक महीना मानते हुए मासिक चक्र बोल देते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मासिक चक्र में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में या पीरियड में, ऋतुस्राव में या रजोधर्म में आखिर होता क्या है? ठीक, देखिए, हमने आपको बताया था कि मादा का जो अंडाशय होता है, मादा की जो ओवरी होती हैं, इन मादा के अंडाशयों में, मादा की ओवरीज में हजारों की संख्या में, जन्म से ही हजारों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं, और प्रति माह एक अपरिपक्व अंड परिपक्व होकर के डिंब बन जाता है और अंडाशय उस डिंब का उत्सर्जन करता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्या बताया था हमने? हमने बताया था कि मादा के अंडाशय से प्रति माह एक डिंब, या डिंब को हम बोलते हैं एग या ओवा, तो मादा के अंडाशय से प्रति माह एक डिंब यानी एग या ओवा का उत्सर्जन होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं ओविडक्ट या डिंब वाहिनी। ठीक है, तो प्रत्येक माह फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी में मादा के अंडाशय से एक डिंब का उत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और इस डिंब के निषेचन की, ये जो डिंब इसमें फैलोपियन ट्यूब में आता है, एग या ओवा जो है, मादा जनन कोशिका जो है, इस डिंब की निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, यानी नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु उससे मिलने की तथा उससे मिलकर के जायगोट बनाने की, उससे मिलकर के, नर के शुक्राणु से मिलकर के जायगोट बनाने की, और जायगोट बनाने के बाद में उसके भ्रूण के इम्प्लांटेशन की, आरोपण की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि प्रत्येक माह अंडाशय से एक डिंब फैलोपियन ट्यूब के अंदर उत्सर्जित होता है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब में डिंब उत्सर्जित होता है, इस डिंब के चांसेज होते हैं शुक्राणु से मिलने के, और शुक्राणु से मिलकर के जायगोट बनाने की, और जायगोट बनाने के बाद में जायगोट वृद्धि करता हुआ हम जानते हैं कि वो गर्भाशय की, यूट्रस की दीवारों से चिपक जाता है, भ्रूण के रूप में चिपक जाता है। ठीक है, तो इसकी पूरी संभावना होती है कि शुक्राणु इस डिंब से मिलेगा, इस एग या ओवा से मिलेगा, मादा के स्पर्म एग या ओवा से मिलेगा और मिलकर के जायगोट बनाएगा, और जायगोट बना करके कोश का विभाजन के माध्यम से बढ़ता हुआ भ्रूण के रूप में डेवलप होगा और यूट्रस की दीवारों से, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा, यानी बच्चा ठहर जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ठहरने की पूरी संभावनाएं होती हैं, और इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा ठहर सकता है, और जब बच्चा ठहरेगा, गर्भ धारण होगा,
तो उस भ्रूण को पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। और ये पोषण कहां से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा, मां के ब्लड से मिलेगा। ठीक है। तो भ्रूण के पोषण की संभावनाओं को, गर्भ धारण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मादा का गर्भाशय जो होता है, मादा का जो यूट्रस होता है, हर महीने, प्रत्येक माह तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है? कि गर्भ को पोषण की आवश्यकता पड़ेगी और पोषण मिलेगा ब्लड से। तो तैयारी क्या करता है? तैयारी ये करता है कि गर्भाशय की दीवारें एक तो मोटी होने लगती, गर्भाशय की दीवारें मोटी होने लगती, और मोटी होने के साथ साथ में उन दीवारों पर, गर्भाशय की दीवारों पर क्या होता है? रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स विकसित होने लगती हैं। रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स विकसित होने लगती हैं। गर्भाशय की दीवारें मोटी होने लगती हैं और ब्लड वेसल्स उसमें विकसित होने लगती हैं। हालांकि निषेचन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस संभावना को पहले से ही ध्यान में रखते हुए ब्लड वेसल्स और ये गर्भाशय, यूट्रस की दीवारें मोटी होने लगती हैं और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। अब क्या होता है? अब अगर ये जो अंडाशय से, ओवरी से जो डिंब उत्सर्जन हुआ था, जो डिंब का उत्सर्जन हुआ था, अगर ये डिंब यानी एग या ओवा पुरुष के शुक्राणु से मिल जाता है और जाइगोट बना करके इसका निषेचन हो जाता है और जाइगोट बना करके ये भ्रूण के रूप में गर्भाशय में आके चिपक जाता है, ठहर जाता है, तब तो ठीक है। तब तो क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स इस भ्रूण को पोषण देने में काम आ जाती हैं। लेकिन अगर निषेचन ना हो, क्योंकि निषेचन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन ना हो, यानी नर के शुक्राणु मादा के एग से या ओवा से ना मिल पाए, डिंब से ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो अंड होता है, ये जो डिंब होता है, मादा का जो एग होता है, ये एक दिन के बाद में, इसकी लाइफ होती है एक दिन के बाद में ये मर जाता है। और इसके मरते ही, क्योंकि संभावनाएं समाप्त हो गई हैं गर्भधारण की, इसलिए ये जो ब्लड वेसल्स, दीवारें मोटी हुई थी, ब्लड वेसल्स जो इसमें डेवलप हो गई थी, रुधिर की कोशिकाएं, रुधिर वाहिकाएं जो डेवलप हो गई थी, ये बेकार हो गई, कोई काम की नहीं रही। तो कोई काम की नहीं रही तो क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये भी टूट करके, ये ब्लड वेसल्स टूट करके, ये ब्लड वेसल्स और ये जो एग जो था, मादा का जो मृत एग है, ये टूट करके और मादा की वेजाइना से, योनि से, शरीर से बाहर निकलने लग जाता है, शरीर से बाहर निकलने लग जाता है, रुधिर के रूप में, ब्लड के रूप में और म्यूकस के रूप में, ब्लड और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकलने लग जाता है। तो ये जो घटना है, निषेचन न होने पर मादा के जो एग है, मृत एग है, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके टूट के योनि से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, रुधिर और म्यूकस के रूप में वेजाइना से बाहर निकलने का जो ये प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रजोधर्म या पीरियड या ऋतुस्राव। ठीक है। अब क्योंकि इस साइकिल के अंदर 28 दिन होते हैं, इस साइकिल में लगते हैं लगभग, इस चक्र में लगते हैं 28 दिन, लगभग 1 महीना।
इसलिए उसको हम मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चित्र को देखते हैं। देखिए इस चित्र में क्या होता है, देखिए हम बात करेंगे यहां से 7वें दिन, ये 28 दिन का एक चक्र बनाया हुआ है। यहां से हम शुरू करेंगे 7वें दिन से। 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो दिन है 12 तक ही आते हैं, हम 13 तक भी आ सकते हैं, 12 या 13। ठीक है, 7 से 12 या 13 दिन जो होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, जो हमने बताया था कि अंडाशय में अपरिपक्व अंड होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ये परिपक्व होने लगते हैं। तो इस दौरान ये अंडाशय से 7 से 12वें दिन के बीच में, 7वें दिन से 12वें दिन के बीच में अंडाशय के अंदर क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं, जो अपरिपक्व अंड होते हैं, वो परिपक्व होने लगते हैं। और 12 से 16वें दिन के बीच में, आमतौर पर होता है 13 से 15वें दिन के बीच में, 13 से 15वें दिन के बीच में, कभी कभी 12 से 16वें दिन भी के बीच में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो 13 से 15वें दिन के बीच में या 12 से 16वें दिन के बीच में क्या होता है, ये जो अपरिपक्व अंड थे, ये परिपक्व होकर के डिंब के रूप में और किसमें आ जाते हैं, डिंब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। और इस घटना को हम बोलते हैं ओविलेशन। ओविलेशन, डिंबोत्सर्जन। डिंबोत्सर्जन कब होता है, हम कह सकते हैं 13 से 15वें दिन के बीच में या 12 से 16वें दिन के बीच में, ये अधिकतम इसका वो समय रहता है। डिंब का उत्सर्जन हो गया, यानी फीमेल सेक्स सेल जो है, यानी एग या ओवा जो है, वो कहां पर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इससे शुक्राणु मिल जाता है, तब तो ये इसका निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये जाइगोट बना लेता है, युग्मनज बना लेता है। और वो युग्मनज विकसित होकर के पहले भ्रूण बनाता है, और भ्रूण बना करके वो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है, और फिर वो पोषित होकर के पेटल बनता है, फीटल, और फीटस, और फीटस के बाद में वो पूर्ण चाइल्ड बन जाता है, पूर्ण बच्चा बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, निषेचन नहीं होता, तो क्या होता है, ये जो ओव्यूलेशन हुआ था, ये जो मादा का जो एग था, ये क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और जब इसका निषेचन नहीं होता, तो 28 दिन के बाद में, 28 दिन के बाद में जब ये ब्लड वेसल्स, रुधिर की वाहिकाएं, जो गर्भाशय की रुधिर वाहिकाएं थी, और ये जो अंड है जिसका निषेचन नहीं हो पाया, ये दोनों टूट करके और रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकलते हैं, वेजाइना से, मादा की वेजाइना से बाहर निकलने लग जाते हैं। ये क्रम जो चलता है पहले दिन से लेकर के 28 दिन के बाद में शुरू होता है, और एक दिन से लेकर के तकरीबन 7 या 8 दिन तक चलता है। मासिक धर्म तकरीबन 8 दिन तक चलता है, तकरीबन 8 दिन मान लें, 8 या 7 दिन। सब में हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, प्रत्येक महिला में अलग अलग दिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम ऋतुस्राव भी बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं, और आम भाषा में इसको पीरियड भी बोलते हैं। ठीक, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो मासिक चक्र होता है, ये महिलाओं में जीवन भर नहीं चलता है। ये 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, और लगभग 45 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो जाता है। यहां हम आपको बता दें कि जब तक मासिक धर्म चालू रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू रहती है, रजोधर्म चालू रहता है, पीरियड चालू रहते हैं, तभी तक निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है। और तभी तक कोई भी महिला
बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो सकती है। मासिक चक्र शुरू होने से पहले यानी 10 व 12 साल की उम्र से पहले और 45 वर्ष की उम्र के बाद में महिला बच्चे को जन्म देने की स्थिति में नहीं होती। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्शन के अंदर, जनन के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब 10 से 12 साल में पहली बार महिला को मासिक धर्म होता है या ये पीरियड पहली बार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क, मेनार्क अंग्रेजी में लिखें तो MENARC, मेनार्क। पहली बार जो मासिक धर्म आता है, पीरियड आता है, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और 45 साल के बाद में जो अंतिम बार मासिक धर्म आता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। MENOPAUSE, मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज उसको हिंदी में हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। ठीक है, या हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो मासिक धर्म है वो 10 से 12 वर्ष की 10 से 12 वर्ष की उम्र और 45 वर्ष की उम्र के बीच में भी कभी कभी बंद हो जाता है। और बंद होने की एक ही कंडीशन होती है, वो क्या? अगर फीमेल का जो डिंब है, जो एग या ओवा है, वो मेल के, पुरुष के शुक्राणु से, स्पर्म से अगर मिल जाता है और जाइगोट बन जाता है, यानी अगर निषेचन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मासिक चक्र उस समय तक के लिए बंद हो जाता है जिस समय तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। बच्चे के जन्म के बाद में ये मासिक चक्र वापस से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, महिलाओं में मासिक धर्म पर चर्चा के बाद में आइए अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं जन्म नियंत्रण पर। जन्म नियंत्रण पर यानी बर्थ कंट्रोल पर। बर्थ कंट्रोल का तरीका है गर्भ निरोधन। गर्भ निरोधन, गर्भ निरोधन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल या गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन क्यों जरूरी है? देखिए, हमने एक शब्द सुना होगा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, बार बार आपने सुना होगा कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे पास में संसाधन कम है, लोग ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कारण हैं। सरकार ने भी कुछ नीतियां बना रखी हैं कि दो से, आपने सुना होगा एक पहले नारा दिया गया था, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, तो सरकार ने भी बहुत से कार्यक्रम और नियम ऐसे बना रखे हैं जिनके कारण सरकार ये मानवों पर दबाव डालती है कि वो बर्थ कंट्रोल करें, जन्म को नियंत्रित करें, यानी आवश्यकता से ज्यादा बच्चों को जन्म ना दें। ठीक है, अब इसके दो कारण है। एक तो सरकारी नियम इस चीज में है, जैसे बहुत सी जगह नियम बना रखा है कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और भी कई तरह के प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर
सरकारी नियमों को भी हम छोड़ दें तो भी अगर हम पालन पोषण की बात करें बच्चों के, तो अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चे होंगे किसी व्यक्ति के, तो उन्हें बच्चों के पालन पोषण में बड़ी दिक्कत आएगी। सभी बच्चों को उचित पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम जनसंख्या नियंत्रित करें, यानी जन्म को नियंत्रित करें, बर्थ कंट्रोल करें। बर्थ कंट्रोल का जो तरीका है वो है गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, गर्भ निरोधन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भ धारण को रोकना। गर्भ निरोधन का मतलब है गर्भ धारण को रोकना। कंट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन का मतलब होता है गर्भ धारण को रोकना। अगर गर्भ धारण ही नहीं हुआ तो बच्चे का जन्म कैसे होगा? ठीक है, तो गर्भ धारण को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कंट्रासेप्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यहां पर हम 4 तरीकों पर मुख्यतः विचार करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। गर्भ निरोधन के यानी कंट्रासेप्शन के पहले तरीके को हम बोलते हैं अवरोधात्मक तरीका। अवरोधात्मक, बैरियर मेथड। अवरोधात्मक यानी बैरियर मेथड। पहला तरीका है अवरोधात्मक यानी बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया था कि मैथुन के समय, सेक्सुअल इंटरक्रॉस के समय मादा की योनि में शुक्राणु आते हैं, प्रवेश करते हैं। अगर शुक्राणु मादा की योनि में नहीं आए, किसी भी कारण से उनको शुक्राणुओं को मादा की योनि में यानी मादा की वेजाइना के अंदर, फीमेल की वेजाइना में आने से रोका जा सके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब शुक्राणु मादा की योनि में आएंगे ही नहीं तो फिर वो एग को, मादा का जो एग है, एग या ओवा है, उसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे, उसको निषेचित कैसे करेंगे? तो ये जो तरीका है जिसमें कि शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को मादा की योनि में प्रवेश करने से रोका जाता है, उसको हम कहते हैं बैरियर मेथड्स या अवरोधात्मक तरीका। ये मेथड क्या होते हैं? इस मेथड में एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की, रबड़ की एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्डम। कॉन्डम मैन, नर और मादा दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इनके जरिए, ये जो कॉन्डम होते हैं, इनके जरिए शुक्राणुओं को मादा की योनि में या मादा के गर्भाशय तक पहुंचने में, यूट्रस तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ठीक। गर्भ निरोधन का यानी कॉन्ट्रासेप्शन का दूसरा तरीका है दवाइयां या मेडिसिन। अब ये दवाइयां या मेडिसिन क्या होती हैं? टैबलेट्स के रूप में होती हैं, गोलियों के रूप में होती हैं। और दवाइयां या मेडिसिन क्या करती हैं? दवाइयां या मेडिसिन जो होती हैं विशेष प्रकार की, ये क्या करती हैं कि फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके संतुलन को बदल देती हैं, और हार्मोनों का संतुलन बदल जाने के कारण क्या होता है, फीमेल की जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, उससे डिंब का उत्सर्जन ही नहीं होता, ओवुलेशन ही नहीं होता। अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी से डिंब का उत्सर्जन ही नहीं होता, डिंब का उत्सर्जन नहीं होता, यानी एग या ओवा बनता ही नहीं है। एग या ओवा बनता ही नहीं है, डिंब का उत्सर्जन ही नहीं होता। जब डिंब का उत्सर्जन ही नहीं होगा तो फिर निषेचन किसका होगा? ठीक है, तो ये दवाइयां क्या करती हैं,
हार्मोन संतुलन पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण अंडाशय से मादा का जो अंडाशय होता है, मादा की जो ओवरी होती है, उससे डिंब का उत्सर्जन ही बंद हो जाता है, एग या ओवा बनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें हार्मोन संतुलन को प्रभावित करने के कारण काफी कई तरह की परेशानियां भी फीमेल्स को इन गोलियों से या इन टैबलेट से आ सकती हैं। ठीक है, गर्भ निरोधन का यानी कॉन्ट्रासेप्शन का तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर टी एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है, विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो कि कॉपर का बना हुआ होता है, तांबे का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम कॉपर टी बोलते हैं। और इसकी आकृति जो होती है वो टी जैसी होती है, अंग्रेजी के टी जैसी होती है। कॉपर का बना हुआ होता है, आकृति अंग्रेजी की टी जैसी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉपर टी। और ये जो उपकरण है ये गर्भ निरोधन के लिए, कंट्रासेप्शन के लिए, मादा के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इस उपकरण को मादा का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय जो होता है, उसके अंदर लगाया जाता है। और ये जो उपकरण है क्या करता है, मादा के गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जो रास्ता जाता है, मादा का ये जो गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब्स, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, डिंब वाहिनियां जो हैं, डिंब वाहिनियां, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, इसकी तरफ जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। ये ब्लॉक कर दिया, देखिए ये कॉपर टी है और इसको इस तरह से लगाया गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो इसने, इस टी शेप ने दोनों तरफ से रास्ते को ब्लॉक कर दिया, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या होता है, जब भी मेल का, नर का शुक्राणु, मेल के शुक्राणु जब यहां पर आते हैं और गर्भाशय के अंदर आते हैं, तो गर्भाशय से ये शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की ओर नहीं जा पाते, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, एग होता है, एग होता है। और जब ये शुक्राणु एग की तरफ जा ही नहीं पाएंगे तो फिर निषेचन या फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और गर्भ नहीं ठहर पाता है। ठीक है, तो ये तो तरीका है कॉपर टी का। कॉपर टी को क्योंकि गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण। और अंग्रेजी में अगर हम इसको बोलें तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं इंट्रा का आई, यूट्रीन का यू, कॉन्ट्रासेप्टिव का सी और डिवाइस का डी, IUCD, IUCD। ठीक है, और सामान्य भाषा में इसको कॉपर टी बोला जाता है। कॉपर टी में भी कई बार कई तरह की परेशानियां, कुछ तरह की परेशानियां होती हैं, ये डॉक्टर्स इस बारे में बेहतर बता पाते हैं। ठीक, गर्भ निरोधन या कॉन्ट्रासेप्शन का चौथा तरीका है शल्य क्रिया, सर्जरी यानी ऑपरेशन। अब इस शल्य क्रिया में या सर्जरी में क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया था कि गर्भधारण के लिए, गर्भधारण के लिए क्या चीज जरूरी है, फीमेल सेक्स सेल, एग या ओवा, एग या ओवा, और मेल सेक्स सेल जिसको हम बोलते हैं नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु या स्पर्म।
मादा की अंड कोशिका या डिंब, मादा की अंड कोशिका या डिंब, जिसको एग या ओवा भी बोलते हैं, तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए, गर्भ धारण के लिए जरूरी है कि मादा की अंड कोशिका यानी एग या ओवा और नर की जनन कोशिका यानी शुक्राणु या स्पर्म, ये दोनों आपस में मिलें। अगर ये दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं किसी कारण से, तो गर्भ धारण नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये दोनों आपस में मिले ही नहीं, और या फिर ये शुक्राणु पहुंचे ही नहीं। शुक्राणु बने जरूर लेकिन पहुंचे नहीं। तो ऐसी दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होगा, गर्भ धारण नहीं हो सकता। तो शल्य क्रिया के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से इस तरह का उपाय किया जाता है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब होती है, डिंब वाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है। जैसे ये ओविडक्ट है और ये वाली ओविडक्ट है। और ओविडक्ट का काम क्या होता है, इस डिंब को आगे गर्भाशय यूट्रस तक पहुंचाना, इस डिंब को आगे गर्भाशय यानी यूट्रस तक पहुंचाना। अगर ओविडक्ट को हम काट दें, ओविडक्ट के अंदर निषेचन होता है, शुक्राणु आकर के मिलता है। ठीक है, अगर हम इस ओविडक्ट को काट दें, यहां से काट दें और यहां से काट दें, तो ऐसी स्थिति में काट दें या इसको यहां से बांध दें, या तो हम इसको काट दें और या फिर इसको किसी भी प्रकार से अवरुद्ध कर दें, बांध दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुक्राणु ये जो एग या ओवा है महिला का, उस तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं हो पाएगा। और जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर गर्भ कैसे धारण कर पाएगा। ठीक है, तो महिलाओं में जो शल्य क्रिया की जाती है उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, डिंब वाहिनियां जो होती हैं, ओविडक्ट जो होती है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में क्या होता है, देखिए हमने एक संरचना पढ़ी थी कि ये तो वृषण होता है और वृषण का काम होता है शुक्राणुओं को बनाना, स्पर्म्स को बनाना। और ये जो स्पर्म्स होते हैं ये इपिडिडेमिस करके ये दूसरी संरचना होती है, इसके अंदर शुक्राणु इकट्ठे हो जाते हैं और ये इपिडिडेमिस से एक नली जाती है, ये जिसको हम शुक्र वाहिनी बोलते हैं, क्योंकि ये शुक्राणु ले जाती है इसलिए इसको हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट। तो शुक्र वाहिनी का काम क्या होता है कि वृषण ने जो शुक्राणु बनाए थे और इपिडिडेमिस के अंदर जिन शुक्राणुओं को इकट्ठा कर लिया था, उन शुक्राणुओं को आगे स्थानांतरित करना, आगे स्थानांतरित करना। तो अगर हम इस शुक्र वाहिनी को काट दें या अवरुद्ध कर दें, अगर हम शुक्र वाहिनी को काट दें या अवरुद्ध कर दें, वास डिफरेंस को हम काट दें या अवरुद्ध कर दें, स्पर्म डक्ट को अगर हम काट दें या अवरुद्ध कर दें, तो होगा क्या, जो शुक्राणु बने वो आगे नहीं जा पाएंगे। और जब शुक्राणु आगे ही नहीं जा पाएंगे तो फिर निषेचन कैसे होगा। ठीक है, तो पुरुष की जब नसबंदी की जाती है या शल्य क्रिया की जाती है तो ये जो शुक्र वाहिनी होती है इसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक, तो ये कुछ तरीके थे जिनसे कि गर्भ निरोधन किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन किया जाता है।